नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए यानी 20 फरवरी के लिए स्पेशल ऑब्जेक्टिव है। आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लगभग आपका जो है बहुत क्वेश्चन लड़ने की संभावना है, तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आज का, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। यानी 1857 का जो विद्रोह है उनको किस नाम से जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की लड़ाई या भारतीय क्रांति। तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, यानी फर्स्ट बार स्वतंत्रता संग्राम किया गया था 1857 में। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो नमक सत्याग्रह आपका हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, आप भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यानी भारत में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था यह किसने किया था। ये सभी बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लेकिन मुख्य रूप से लाला लाजपत राय थे। कौन थे? मुख्य रूप से लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यह अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कौन हुआ था? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो यह हुआ था 1942 ईस्वी में। इसी में एक नारा लगाया गया था, करो या मरो। यह नारा किसने लगाया था, इसका आंसर आप लोग को देना कमेंट में। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो थी उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस घटना से प्रसिद्ध है। यानी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है किस घटना से प्रसिद्ध है। जलियांवाला बाग से, 1857 के विद्रोह से, भारत छोड़ो आंदोलन से या विभाजन से। तो यह 1857 के विद्रोह से प्रसिद्ध है। किससे? 1857 के विद्रोह से। यह मेरठ से हुआ था। कहां से हुआ था? मेरठ से, जो उत्तर प्रदेश में ही है। इसका नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या है। यानी महात्मा गांधी जो उनका असली नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वराज शब्द सबसे पहले किसने प्रसिद्ध किया। यानी स्वराज शब्द सबसे पहले किसने प्रसिद्ध किया था। तो बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। यानी असहयोग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के बाद सभी आंदोलन शुरू हुए थे, लेकिन जस्ट बाद जो उनका दांडी मार्च हुआ था। क्या हुआ था? दांडी मार्च, यानी जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, लेकिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। कहां से? साबरमती आश्रम, गुजरात से। और आपका अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। बताइए, ये क्वेश्चन आपको पता है और पूछ भी दिया। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किंग्स एंड काउंसिल का विरोध किसने किया था। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो किंग्स एंड काउंसिल का विरोध किसने किया था। तो यह क्या था आपका? लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, वो था क्लीमेट एटली। कौन था? क्लीमेट एटली, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का विभाजन कब हुआ था। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को जो रट लेना है, ये 50 क्वेश्चन को, इससे बहुत क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। यानी भारत का विभाजन कब हुआ था। तो यह हुआ था 1947 में। और नया मुल्क बना था कौन सा? पाकिस्तान, जो हम लोग का भी क्या है, आप लोग बताइएगा। पाकिस्तान हम लोग का क्या है? अभी बेटा है। और आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना। यानी स्वतंत्रता, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना था। तो राष्ट्रपति पहला बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और प्रधानमंत्री कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? पीएम। पीएम कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपका अगला क्वेश्चन है, अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? यानी भारत में जो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था ये कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में, यानी कैबिनेट मिशन योजनाओं के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान निर्माण किसने किया? यानी भारत में संविधान का निर्माण किसने किया था? ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, ब्रिटिश सरकार या राजा? तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है। किसने? संविधान सभा ने। लेकिन हम लोग को पढ़ाया जाता है कि संविधान का निर्माण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने। और आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत एक देश है। यानी संविधान के अनुसार जो भारत एक देश है, तो भारत एक गणराज्य है। कैसा गणराज्य है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत कैसा गणराज्य है? हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऐसा ये सब, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना ये सब। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो भारत में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो जनता की सरकार। यानी हम लोग में देखिएगा जनता की सरकार बनती है, ना कि किसी एक पार्टी की, ना कि सेना की, ना कि राजा की। हम लोग में जनता, हम लोग डिसाइड करते हैं कि सरकार किसको बनाना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकारें कितनी होती है? संघीय व्यवस्था में सरकारें कितनी होती है? तो सरकारें कितनी होती है? एक। संघीय व्यवस्था में सरकार कितनी होती है? एक। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारत में कुल मौलिक अधिकार 6 है। पहले 7 थे, लेकिन बाद में 1 घटाकर 6 कर दिया गया। और आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान में सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय का मतलब है ना कि अमीरों को फायदा, सबको समान अधिकार, केवल सरकारों को फायदा, केवल गरीबों का नुकसान नहीं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या? सबको समान अधिकार, इसी का मतलब है सामाजिक न्याय। और आपका अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? यानी धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? एक धर्म को मानना, सभी धर्मों को सम्मान, धर्म का विरोध केवल हिंदू धर्म नहीं, सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा। यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? भारत एक धर्म, यानी यहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस संविधान संशोधन के बाद आया? यानी पंचायती राज जो भारत में आया किस संविधान संशोधन के बाद आया था? तो यह आया था आपका 73वां संविधान संशोधन। किस संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन के तहत। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में वोटिंग की उम्र कितनी है? यानी वोट देने की उम्र कितनी है भारत में? तो यह है आपका 18 वर्ष। कितने वर्ष है? 18 वर्ष। लेकिन पहले कितने वर्ष था? 21 वर्ष था। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? भारत में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यानी पीडीएस, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पीडीएस कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है गरीबों को खाद्य सामग्री देना। क्या? गरीबों को खाद्य सामग्री देना। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 27 है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? अभी हम लोग भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, ये जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? सॉरी, इसका पूरा नाम क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। और आपका अगला क्वेश्चन है, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार किस क्षेत्र में निवेश करती है? यानी रोजगार बढ़ाना हो तो सरकार किस क्षेत्र में निवेश करती है? केवल सेना में, कृषि, उद्योग और सेवा में, केवल खेल में, केवल राजनीति में? तो रोजगार बढ़ाने के लिए जो सरकार कृषि, उद्योग और सेवा में निवेश, क्षेत्र में निवेश करती है। किसमें? कृषि, उद्योग और सेवा में। और आपका अगला क्वेश्चन है, महंगाई का अर्थ क्या है? यानी महंगाई का अर्थ क्या होता है? चीजें सस्ती होना, चीजें महंगी होना, बेरोजगारी बढ़ना, पानी कम होना। महंगाई होने का अर्थ क्या होता है? चीजें सस्ती या महंगी होना नहीं होता है। इनका अर्थ क्या है? चीजें महंगी होना, यानी चीजें महंगी होना। और आपका अगला क्वेश्चन है,
आयात का जो है क्या है, आयात का अर्थ क्या है? तो आयात का क्या अर्थ होता है? यानी जिनका ऑप्शन है बाहर से सामान लाना, बाहर को सामान भेजना, देश के अंदर व्यापार, केवल कृषि। आयात का क्या मतलब होता है? यानी आयात का मतलब होता है अपने देश में आना, मतलब किसी भी चीज को अपने देश में आना, यानी बाहर से सामान आना, यह क्या होता है? आयात। यानी बाहर से सामान लाना, यह होता है आयात। और निर्यात का क्या मतलब होता है? अपने देश से सामान को बाहर जाना, यानी ये इंडिया है, ठीक है, मैं आप समझ जाइएगा, ये इंडिया है, इंडिया से मान लीजिए ये चाइना है, चाइना को सामान, चाइना को अगर सामान बेच रहा है तो ये निर्यात हुआ। अगर चाइना से हम सामान खरीद रहे हैं तो ये आयात हुआ, ठीक है। जो सामान बेच रहे हैं उसको निर्यात कहेंगे और जो खरीद रहे हैं उसको आयात कहेंगे। ये आपको कन्फर्म कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 है, निर्यात का अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप लोगों को हम बताना है कमेंट में, ये हम बता चुके हैं अभी। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 है, जीएसटी किसने लागू किया था? आपको बताएं जीएसटी किसने लागू किया था? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। तो बताएं 2014 के बाद जब श्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर आए बीजेपी के, उन्होंने जीएसटी लागू की। किसने लागू किए थे? नरेंद्र मोदी, जो अभी के वर्तमान में पीएम है। और आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? जिनके ऑप्शन है देश की कुल कमाई, केवल खेती की कमाई, केवल उद्योग की कमाई, केवल क्षेत्र की कमाई। यानी आय का मतलब होता है किसी भी देश की कुल कमाई। क्या होती है? किसी भी देश की कुल कमाई। और आपका अगला क्वेश्चन है, बजट क्या होता है? क्या है क्वेश्चन? बजट क्या होता है? जिनका ऑप्शन है सरकार की योजना, सरकार की आय और व्यय का लेख, केवल चुनाव का खर्च, केवल स्कूल का खर्च। बजट क्या होता है? यानी बजट होता है सरकार की आय और व्यय का लेख, यानी जितना भी खर्च हुआ सरकार की आय और व्यय का लेखा, यही बजट होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, समानता का अर्थ क्या है? यानी समानता जो है उनका अर्थ क्या है? सबको अलग अधिकार, सबको समान अधिकार, केवल अमीरों को अधिकार, केवल शिक्षकों को अधिकार। समानता, देखिए समानता, समान पहले आ गया, सबको समान अधिकार होना चाहिए। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी? गंगा नदी। और इसी पर बना हुआ पुल, महात्मा गांधी सेतु पुल, भी भारत की सबसे लंबी पुल है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? तो सबसे बड़ी नदी बेसिन भी कौन सा है? गंगा नदी, जो लगभग 26% भूभाग को फैला है। कितने परसेंट पर? 26% पर। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध, जिनके ऑप्शन है भाखरा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, नर्मदा बांध और ताजेपुर बांध। तो सबसे बड़ा बांध जो है यह है आपका टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। लेकिन ऑप्शन में आपका टिहरी बांध नहीं है। देखिए सबसे ऊंचाई अगर पूछे हाइट में, तो हाइट में आपका होता है टिहरी बांध। लेकिन अगर सबसे बड़ा बांध लंबाई में पूछे तो लंबाई में आपका है कौन सा? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। सॉरी ये नहीं होगा। सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा ऊंचाई में पूछे तो ऊंचाई में आपका होगा कौन सा? टिहरी बांध। सबसे अधिक लंबाई में पूछे तो लंबाई में आपका कौन सा होगा? हीराकुंड बांध। लेकिन सबसे बड़ा बांध का अगर पूछे तो सबसे बड़ा बांध होगा भाखरा नंगल बांध। ये ऑप्शन नहीं होगा, भाखरा नंगल बांध होगा। कौन सा बांध? भाखरा नंगल बांध। इसको आपको याद रखना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? इसका आंसर हम नहीं बताने वाले, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, 39 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? यानी भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात। देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं है जो ऑप्शन हम भेज रहे हैं। सबसे अधिक, तो इसमें सबसे अधिक वर्षा जो होती है, इसमें सबसे अधिक वर्षा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है कहाँ पे? मेघालय में। ये इसमें ऑप्शन नहीं है, क्या हो जाएगा? मेघालय में। मेघालय कौन सा स्थान पर? मोसिनराम में। कौन में? मोसिनराम में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, मेघालय में होगा, मोसिनराम में। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का मौसम किस पर निर्भर करता है? पर्वत पर, समुद्र पर, मानसून पर या केवल हवा पर? तो भारत में मौसम जो है मानसून पर निर्भर करता है। किस पर? मानसून पर। और आपका अगला क्वेश्चन है, मानसून किस समय आता है? जिनका ऑप्शन है जून सितंबर से, दिसंबर फरवरी में, मार्च मई में, अक्टूबर या नवंबर में।
तो भारत में जो मानसून आता है यह आता है आपका जून से शुरू होता है और सितंबर तक रहता है। कहां से? जून से सितंबर तक। और आपका अगला क्वेश्चन है, भूमि का कटाव किस कारण होता है? यानी भूमि का जो कटाव होता है किस कारण से होता है? बारिश के कारण से, खेती के कारण से, पर्वत कारण से, स्कूल कारण से। तो भूमि का कटाव होता है मुख्य रूप से जो है या जल के कारण से, चाहे कोई भी जल हो, बारिश वाले जल हो या बाढ़ वाले हो, किस कारण से? बारिश के कारण से। और आपका अगला क्वेश्चन है, जलवायु का अध्ययन किस विषय में आता है? यानी जलवायु हम लोग किस विषय में पढ़ते हैं? तो ये पढ़ते हैं हम भूगोल में। और आपका अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का क्षरण किस कारण होता है? यानी मिट्टी का जो क्षरण होता है किस कारण से होता है? पौधे के कारण से, पानी और हवा के कारण से, शिक्षण कारण से, केवल खेल से। यह मुख्य रूप से जो है मिट्टी का क्षरण यह किससे होता है? पानी और हवा से। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यानी भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह मरुस्थल है थार मरुस्थल में। और ये कहाँ है? इसका आंसर आप लोग को देना है। कहाँ है ये? सो आप लोग नहीं दीजिए, हम ही देते हैं। राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और आपका अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? यानी जैव विविधता, देखिए जैव, जैव से हो गया जीव और विविधता से मतलब हो गया विविधता, यानी एक विभिन्न प्रकार की प्रजाति, यानी जब यानी जीवों में विविधता, जीवों में विविधता कहने का मतलब हुआ विभिन्न प्रकार की प्रजाति। और आपका अगला क्वेश्चन है, नदी बेसिन का मतलब क्या होता है? नदी बेसिन का मतलब क्या होता है? नदी की लंबाई, नदी के आसपास का क्षेत्र, नदी का नाम या नदी का पानी। तो बेसिन, बेसिन का क्या मतलब होता है? यानी बेसिन का मतलब हुआ कि उसमें अगल बगल की सहायक नदी, यानी जो नदी आसपास की नदी उसमें मिल रही है। नदी की लंबाई नहीं है, नदी के आसपास का क्षेत्र, नदी का नाम, नदी का पानी। तो यह नदी का पानी कहलाता है। यानी नदी जहां पर जमती है, यानी मान लीजिए ये गंगा नदी है, इसमें सहायक नदी सब मिली, ठीक है, ये आकर यहाँ पर जमा होगी, तो ये नदी बेसिन हो गया। किस नदी का बेसिन? गंगा नदी का। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा खनिज संसाधन कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा खनिज संसाधन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज संसाधन कौन सा है? कोयला। कौन सा है? कोयला। और आपका अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा ऑप्शन आपका नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, केवल बिजली, केवल गर्मी। तो सौर ऊर्जा जो एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है। और नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो ऊर्जा समाप्त नहीं होता, यानी बार बार यूज कर सकते हैं जिस ऊर्जा को, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों ये थी आज की मजेदार क्लास। आशा करता हूं आपका 50 में जो है लगभग 50 नहीं तो 45 ऑब्जेक्टिव सही हुआ होगा। अगर आपका इतना सही नहीं हुआ है तो आप लोग तैयारी कीजिए और इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।